हाय एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम आरंभ एकेडमी में आपकी जीडीपीआई की तैयारी के लिए बात करेंगे इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट की। एक तो ये खुद ही न्यूज़ में काफ़ी देर से चल रहा है और इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रपोज्ड बोर्ड ऑफ पीस है उसके साथ जो कॉन्फ़िगरेशंस चेंज हो जाती है उसकी भी बात करेंगे। इसमें इंडियन पॉलिसी क्या है और क्या होनी चाहिए, और साथ में ही इसका ग्लोबल ऑर्डर के ऊपर क्या चेंज पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट के रूट कॉजेज़ और आगे ये सॉल्यूशन की तरफ कहाँ जा रहा है या क्या प्रोपोज़िशन है, क्या इसके सॉल्यूशंस हैं। तो ये सभी इश्यू को हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आई एम विक्रम कौशल एट आरंभ एकेडमी। चलिए बात करते हैं इस इश्यू की। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूज़ के अंदर क्या कवर हो रहा है। आज की डेट में हम देखें डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक बोर्ड ऑफ पीस की बात कर रहे हैं। अब ये बोर्ड ऑफ पीस क्या चीज़ है? यूएस ने यूएसए ने 2025 नवंबर में 2025 में एक प्रोपोजिशन दिया था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ये रेजोल्यूशन पास भी किया था, और इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के अंदर यूएसए ने प्रपोज किया था कि एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाएगा जो इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने के लिए, बेसिकली पैलेस्टीन के अंदर पीस लाने के लिए, इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाएगा और एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स बनाई जाएगी। एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स बनाई जाएगी। ये दोनों विदाउट इसके डिटेल्स प्रपोज की गई थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन में। इस रेजोल्यूशन में ये नहीं बताया था कि इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, इसकी बॉडी क्या होगी। यहाँ पे कहने से मतलब था, जो यहाँ पे क्लियर था इस रेजोल्यूशन में, वो कहने से क्लियर सिर्फ इतनी बात थी कि यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के भी, वो इस बोर्ड ऑफ पीस के भी मेंबर होंगे, और ये एक टेम्पररी बॉडी होगी जिसका काम बेसिकली इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना होगा और उसको रिस्टोर करना, उसकी रिकंस्ट्रक्शन करना पैलेस्टीन की होगा। तो इतनी बात क्लियर थी। अब उसकी क्या कन्फिग्रेशन होगी, उसकी क्या मेंबरशिप होगी, किस तरह से चलेगी, ये सब कोई डिटेल उसमें थी नहीं। अब इसके बाद क्या हुआ है कि यूएसए ने जनवरी के अंदर 2026 में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पास से ही प्रपोज कर दिया और अनाउंस कर दिया कि वो एक बोर्ड ऑफ पीस बना रहे हैं। और ये जो बोर्ड ऑफ पीस है इसका इनविटेशन उन्होंने तकरीबन कोई 30-40 कंट्रीज़ को भेजा है। ऐसा इन्होंने कहा कि 30-40 कंट्रीज़ को ये इसका मेंबर बनने का इनविटेशन दे चुके हैं। ये एक यूएस लेड बॉडी है। और जो एक ना मीटिंग हुई डेवॉस के अंदर, स्विट्जरलैंड में एक सुंदर सी जगह है डेवॉस, स्कीइंग रिजॉर्ट है वैसे यहाँ पे। हर साल मीटिंग होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग थी यहाँ पे अभी जनवरी में, और डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया इस मीटिंग पे इसका जो चार्टर है, ये बोर्ड ऑफ पीस का चार्टर, और इसके जो मेंबर्स हैं और इसका जो स्ट्रक्चर है और ये कैसे चलेगा, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें भी पब्लिकली अवेलेबल है। तो उसकी बात करते हैं कि क्या पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है इन अनाउंसमेंट्स के साथ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि, और यूएसए ने कहा है कि इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर एक चेयरमैन होगा। ये चेयरमैन फॉर लाइफ है बेसिकली, मतलब, और वो डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप है, मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप इसके चेयरमैन हैं, और चेयरमैन के अलावा यहाँ पे बड़े सारे मेंबर्स हैं। मेंबर्स जो हैं ये डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, और सिर्फ इनविटेशन के द्वारा मेंबरशिप हो सकती है। मतलब अगर आपको इनवाइट किया गया है तब आप मेंबर बन सकते हैं, और ये इनविटेशन रिसाइंड भी हो सकती है, वापस भी ली जा सकती है चेयरमैन अगर चाहे तो। मतलब कि जैसे अभी कनाडा का केस में, कनाडा में कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक काफ़ी बढ़िया सा स्पीच दिया विच इंडिकेटेड कि यूएस ड्रिवन जो, मतलब एक रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर था, वो शायद अब ख़त्म हो रहा है। और आगे चल के मिडल पावर्स को, कनाडा जैसी और उसके जैसी और जो मिडल पावर कंट्रीज़ हैं, उनको किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए एक वैल्यू ड्रिवन प्रैग्मेटिज्म के ऊपर। मतलब कि वैल्यूज़ का भी ख्याल रखते हुए, और प्रैग्मेटिज्म मतलब जो रियलिस्टिक भी हो, वो किस तरह से करनी चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने, वहाँ पे उनका सरनेम है कार्नी, तो प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने ये जो स्पीच दी काफ़ी यूएस को प्रोवोकेटिव लगी कि भाई हमारे वर्ल्ड ड्रिवन पावर ऑर्डर को तो ये हमारे पावर को चैलेंज कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने रिसाइंड कर लिया, वापस ले लिया जो इन्विटेशन कनाडा को दिया था।
अब कहने का मतलब कि जो चेयरमैन है उसके हाथ में बड़ी सारी पावर्स हैं यहाँ बोर्ड ऑफ पीस में। एक तो ये काइंड ऑफ चेयरमैन फॉर लाइफ है, हमेशा डोनाल्ड ट्रंप ही रहेंगे। इसका मतलब ये है कि ये यूएस के प्रेसिडेंट अगर 2028 के बाद नहीं भी रहते बाई चांस, तो भी ये चेयरमैन फॉर लाइफ रहेंगे इस बोर्ड ऑफ पीस के पहले तो। और बोर्ड ऑफ पीस अपने आप बना रहेगा या नहीं बना रहेगा ये तो डिपेंड करता है यूएस गवर्नमेंट की आगे जाने वाली पॉलिसी पे कि 2028 के बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं होते तो यूएस गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है, क्या कंटिन्यू करना डिसाइड करेगी इस बोर्ड ऑफ पीस के साथ या नहीं करेगी, वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। और अगर करेगी तो डोनाल्ड ट्रंप हालांकि बने रहेंगे एज चेयरमैन, ये इसके चार्टर में लिखा है, जो चार्टर इन्होंने रिलीज किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। इसके अलावा जो मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स इन्होंने कहा इनकी मेंबरशिप होगी 3 साल के लिए। और अगर मेंबर्स को एक परमानेंट स्टेटस लेना है तब उनको 1 बिलियन यूएस डॉलर्स देने होंगे हर मेंबर को, और तब वो एक परमानेंट मेंबर बन सकते हैं। परमानेंट मेंबर की पावर क्या है वो ऐसा कोई खास डिटेल उन्होंने किया नहीं, बस उनकी मेंबरशिप परमानेंट है। लेकिन इसके साथ ये भी है कि चेयरमैन जो है वो किसी की भी मेंबरशिप रिसाइंड कर सकते हैं। माने कल को आपने $1 बिलियन दे भी दिए एज अ कंट्री, और कल को डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई साहब मैं एक नई वॉर कोलंबिया के अंदर घोषित करना चाहता हूँ कि भाई वेनेजुएला 2.0 में करना चाहता हूँ, है ना, और अब यहाँ पे मुझे सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड चाहिए। तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स जो भी इन्होंने बनाई है कि भाई इस इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स के तहत आप यहाँ पे मतलब सोल्जर्स भेज दो कोलंबिया के अंदर यूएस के साथ, जैसे वो नाटो वालों को कहते हैं कि भाई आप भेज दो, है ना। और आप जैसे अगर फर्ज करो हम नहीं भेजते, जैसे अगर हम इंडिया है, इंडिया कहता है कि भाई नहीं, अगर हम मेंबर बन जाते हैं बोर्ड ऑफ पीस के और फिर बाद में सोल्जर देने को बोलते हैं कि नहीं भाई नहीं बनेंगे, हम तो परमानेंट मेंबर तो बने हुए हैं $1 बिलियन देके, फर्ज करो कोई भी कंट्री के हिसाब से, तो चेयरमैन बोल सकता है कि अच्छा भाई अब तुम मतलब कि हाँ हम खफा हो गए और सारी पावर तो चेयरमैन के हाथ में ही है, तो अब आज के बाद हम तुम परमानेंट मेंबर नहीं रहे तो मेंबर भी नहीं रहे, हमने तुम्हारी मेंबरशिप रिसाइंड कर दी। और जो $1 बिलियन दिया था वो हो गया टाइम टाइम फिश, मतलब कि वो उड़ गया, वो उसका मैजिक ट्रिक हो गया, फुफ हो गया वो। ठीक है, तो ये चेयरमैन के हाथ में जो है वो पावर का कंसंट्रेशन है। चेयरमैन के हाथ में और भी पावर्स हैं इस चार्टर के हिसाब से कि ये किसी को भी बुला सकते हैं, किसी को भी रिसाइंड कर सकते हैं, ये किसी जो इंटरनल रूल्स है ये कैसे काम करेगा ऑर्गेनाइजेशन उसको भी ये चेंज कर सकते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन का भी एक्सक्लूसिव हक जो है कि भाई रूल्स का मतलब क्या है, जहाँ पे डिस्प्यूट होगा वो सिर्फ चेयरमैन के पास है। और इसके अलावा अगर कोई वेटो पावर है कि भाई जो रेजोल्यूशन पास हुआ अगर उसको कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ चेयरमैन है, और कोई पास हुआ रेजोल्यूशन भी चेयरमैन रोक सकते हैं, माने डोनाल्ड ट्रंप खुद, है ना। तो ये एक्सट्रीम कंसंट्रेशन ऑफ पावर है यहाँ पे चेयरमैन के पास। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? अब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि यूनाइटेड नेशंस बेस्ड जो ऑर्डर है उसने यूएस को या डोनाल्ड ट्रंप को ज़्यादा कोई मदद नहीं की है वर्ल्ड में पीस लाने के लिए, तो वो अपना खुद का बोर्ड ऑफ पीस बना रहे हैं। एक पर्सनल भी है बात कि भाई डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई मुझे नोबेल पीस प्राइज दे दो दे दो दे दो, है ना, और नॉर्वे कंट्री जो है जिसका की मेन रोल है उसने नहीं दिया। तो अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी छाती पीट पीट कर कहते रहते हैं कि भाई मैंने तो बहुत ज़्यादा पीस लेके आया हूँ मैं। उसके अंदर कुछ तथ्य भी हैं जिनकी हम बात करेंगे आगे जाके, मतलब कुछ फैक्ट्स भी हैं उसके हम बात करेंगे। तो बट पॉइंट बीइंग कि भाई अब उन्होंने अपना ही बोर्ड ऑफ पीस ही बना लिया। ठीक है, एक तो ये भी तरीका है देखने का कि भाई नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, इन्होंने अपना ही बोर्ड ऑफ पीस बना लिया, जिससे कि हो सकता है कि आगे जाके इनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, या ये अपना केस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, या उसको नकार ही दिया और अब ये इंटरनेशनल पीस फेम लेने का एक अपने ही मतलब जो ऑर्डर का ड्रिवन बाय हिमसेल्फ। एक तो ये तरीका है पर्सनल इनके क्या एजेंडा हैं या क्या इनकी साइकोफेंसीज हैं या विशेज हैं या डिज़ायर्स हैं पर्सनैलिटी ड्रिवन, एक तो ये तरीका है। पर एक और भी तरीका है इस बात को देखने का कि अब जो यूनाइटेड नेशंस है, एटलीस्ट यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर यहाँ पे सभी कंट्रीज़ के पास एक वोट होती है और यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे एटलीस्ट डिक्लेयर्ड फ्रीडम बेस्ड इंडिपेंडेंस बेस्ड ऑर्डर है ना। और इसके बड़े सारी पैरासिटल एजेंसीज हैं, बड़ी सारी और एजेंसीज हैं जिसके साथ जो यूएन के अंडर काम करती है, यूएन के साथ काम करती है। और यहाँ पर ये कंटेस्टेड स्पेस है, यहाँ पे इन्फ्लुएंस चाइना का भी है, यहाँ पे इन्फ्लुएंस रशिया का भी है, स्पेशली कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और चाइना और रशिया भी मेंबर है। और इसमें सारे जो परमानेंट मेंबर्स हैं जिसमें कि चाइना और रशिया भी है अपार्ट फ्रॉम यूएसए, उनके पास एक वेटो पावर होती है। और देयर बाय वेटो पावर से क्या है कि कोई भी रेजोल्यूशन रोक सकता है, चाइना रशिया भी मना कर सकता है कि भाई ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। अगर एक भी परमानेंट मेंबर ने वेटो पावर का यूज किया तो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा।
तो यूएस काफ़ी बार चाहता है कि मेरा जो एजेंडा है वो मतलब थ्रू एंड थ्रू सारा फॉलो किया जाए, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर काफ़ी बार ऐसा नहीं होता क्योंकि चाइना और रशिया अपने वेटो पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो अब यूएस ये चाह रहा है कि यूएस बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, जो कि रियलिटी में तो चेंज हो रहा है क्योंकि रशिया भी मोर असर्टिव हो गया है, जैसे हमने देखा यूक्रेन वॉर एक मेजर वॉर चल रही है, और दूसरा चाइना ऑलरेडी एक सुपर पावर बन चुका है यूएसए को राइवल करते हुए। तो अब ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड, जो कि तकरीबन 1990 से 2015 तक क्लियरली यूएस ही वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावर था, और ऐसा ही मतलब बना हुआ था वर्ल्ड ऑर्डर। अब वो वर्ल्ड ऑर्डर एक्चुअली में वैसा नहीं है क्योंकि चाइना एक सुपर पावर की तरह इमर्ज किया है, और रशिया भी काफ़ी असर्टिव हो गया है और एक सिग्निफिकेंट पावर है इस वर्ल्ड में। ऐसे में यूएस अब अपने को असर्ट करने के लिए नई एजेंसीज, मल्टीलैटरल एजेंसी जिसमें मल्टीपल कंट्री मेंबर है, बनाना चाहता है, जिससे कि वो अपनी हेगेमनी, अपना इन्फ्लुएंस बनाकर रख सके। तो वो एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहता है। ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनल साइकोफैंसीज का केस नहीं है कि भाई उसको क्या चाहिए, उसकी इडियोसिंक्रेसीज, बट ये एक लार्जर डीपर यूएस लेड पॉलिसी भी है, ये जो बोर्ड ऑफ पीस का क्वेश्चन है। और इसमें हम देखें कि ये जो $1 बिलियन की डिमांड की गई है, इसका एक मतलब ये भी है कि अगर कोई कंट्री $1 बिलियन देती है, तो फिर 2028 के बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं भी रहते यूएसए के प्रेसिडेंट, तो भी उस कंट्री का एक वेस्टेड इंटरेस्ट होगा कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है बना रहे, क्योंकि भाई हमने तो $1 बिलियन दिए हैं, तो वो चाहेंगे कि वो मेंबर रहें इसके और बोर्ड ऑफ पीस बना रहे। तो इस $1 बिलियन को देने से ये पर्पस भी सर्व होता है। इससे एक और चीज भी क्रिएट होती है कि यूएस ने अपना एक बेसिकली एक एलीट क्लब बना लेती है, जो कि ग्लोबल गवर्नेंस करने के लिए, या फिर आप लगा लो अपना एजेंडा पुश करने के लिए, जो कि यूएस एजेंडा है, अपने एक एलीट मेंबर कंट्रीज बना लेते हैं। जो $1 बिलियन देंगे उनके पास पैसा तो है ही भाई, सरप्लस जो $1 बिलियन दे रहे हैं, है ना। और ये किस तरह के कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं, परमानेंट मेंबर के लिए नहीं, बस मेंबरशिप के लिए। तो इसमें हमारे पास आ रहा है, देखिए आप देखिए यूएई और सऊदी अरेबिया हो गया, ये ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं, मतलब ये मेंबरशिप का जो इनविटेशन है उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। फिर हंगरी हो गया, और बहरेन हो गया, और अ, अपना फिर वियतनाम ने कर लिया है एक्सेप्ट, इसराइल है, इसराइल ने कर लिया है, और ऑब्वियसली पाकिस्तान ने कर लिया है ना, और अर्जेंटीना ने कर लिया है, और बल्गेरिया ने कर लिया है। तो आप देखिए इस तरह की कंट्रीज ने, ये भाई एक एग्जांपल की किस तरह की कंट्रीज हैं जिन्होंने किया है, मतलब काफ़ी सारी कंट्रीज ये खुद ही ज़्यादा कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, किंगडम रूल्ड कंट्रीज हैं, इनके अंदर खुद ही डेमोक्रेसी क्वेश्चन में है, जिस तरह की कंट्रीज ने साइन अप किया है, कोई डेमोक्रेटिक कंट्रीज है नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर कंट्रीज जिन्होंने ज्वाइन किया है, जो एब्सटेन किया, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया इन्विटेशन मिलने के बाद, वो काफ़ी नोटेबल है। मतलब यूरोपियन यूनियन के जो मेन कंट्रीज नाटो एलाइज के मेंबर और यूएस के ट्रेडिशनल एलाइज माने जाते हैं, जैसे कि फ्रांस हो गया, या यूके हो गया, या जर्मनी हो गया, या बाकी की जो नाटो एलाइज हैं इस साइड से, डेनमार्क ऑब्वियसली नहीं ज्वाइन कर रहा है क्योंकि ग्रीनलैंड को टेक ओवर कर लेने की थ्रेट इन्होंने दी थी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने, और अभी भी वो मुद्दा अलाइव है। तो इंडिया ने नहीं किया है, बड़ी सारी जो वर्ल्ड की डेमोक्रेटिक स्टेबल कंट्रीज मानी जाती हैं उन्होंने नहीं किया है, ब्राज़ील ने क्रिटिसाइज़ किया है, चाइना ऑब्वियसली इसको एक यूएस लेड एलीट क्लब को ज्वाइन मोस्ट लाइकली नहीं करेगा, राइट। तो ये एक तरह का एलीट क्लब है जिसमें कि यूएस लेड एजेंडा वर्ल्ड के थ्रू जल्दी और इजीली पुश हो सके, इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है ये बोर्ड ऑफ पीस का। तो ये तो हमने बात समझी कि ये बोर्ड ऑफ पीस क्या है, इस बोर्ड ऑफ पीस का एजेंडा क्या है। तो ये एजेंडा जो है, अब ये सिर्फ पैलेस्टीन तक लिमिटेड नहीं है, अब ये कह रहे हैं कि ग्लोबल पीस, लार्जर इनिशिएटिव्स, बड़ा कुछ करेंगे, और ये टेम्पररी बॉडी भी नहीं है इन द वे दैट ही इज टॉकिंग अबाउट इट डोनाल्ड ट्रंप। ये एक परमानेंट बॉडी की तरह वो बात कर रहे हैं कि भाई ये तो चला रहेगा, ये तो एक यूनाइटेड नेशंस को राइवल करने के लिए और उसके साथ पार्टनरशिप में भी यूएन के साथ काम करने के लिए ये एक परमानेंट बॉडी बन जाएगी। तो ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन था नवंबर 2025 में, उससे ये एक बहुत अलग तरह की बॉडी है।
ये उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। हालांकि यूएस कह रहा है कि वहां से हमने ये डिराइव किया, बट ये जो बॉडी है ये फंक्शनिंग में, एजेंडा में, इसके चार्टर में, इसके तौर तरीके में ये बहुत ही अलग टाइप की बॉडी है। अब ये तो हमने बात की कि बोर्ड ऑफ पीस क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय दिस बोर्ड ऑफ पीस। अब हम बात करना चाहते हैं जहां से ये सारा आइडिया है इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट का, ये क्या कन्फ्लिक्ट है और जो रेजोल्यूशन है इसका क्या रेजोल्यूशन है जिससे कि बोर्ड ऑफ पीस की बात इनिशियली निकली भी थी। तो सबसे पहले इसके हिस्ट्री और रीजंस को हम देखते हैं। तो क्या है कि एक जो एरिया है पैलेस्टीन का, ये वाला जो एरिया है, ये बेसिकली ये जो सारा एरिया था, ये इनिशियली मतलब ये जो पूरा सर्कल नहीं, मतलब ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया था ना, ये वाइट और ये वाला जो मार्क है, ये एरिया, ये बेसिकली पहले था पैलेस्टीन, ठीक है। और ये जो एरिया था ये ऑटोमन एम्पायर के नीचे रूल होता था, ऑटोमन एम्पायर था, ठीक है, जो कि आज सिमट के टर्की रह गया है। तो वहाँ पे सेंटर में एक ऑटोमन एम्पायर था। फिर वर्ल्ड वॉर वन के बाद ये जो एरिया है ये यूके गवर्नमेंट के नीचे आ गया, और यूके गवर्नमेंट ने एक डिक्लेरेशन की, बाल्फोर डिक्लेरेशन बोलते हैं इसको, और उसके अंदर यूके गवर्नमेंट ने कहा कि इजरायली जो ज्यू पॉपुलेशन है, सॉरी, जो ज्यू पॉपुलेशन है, ज्यूज के लिए भी, ज्यू माने धर्म होता है, जैसे क्रिश्चियनिटी है या इस्लाम है या हिंदुइज्म है या कोई और धर्म है, बुद्धिज्म है, ऐसे ज्यूज का भी एक धर्म है, रिलीजन है। तो कि जो ज्यू धर्म के लोग हैं उनको भी यहाँ पर पैलेस्टीन के एरिया में सेटल करवाएंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि बड़ी लार्ज संख्या के अंदर, काफ़ी सारी लार्ज संख्या के अंदर मात्रा में पॉपुलेशन जो है ज्यूज की, वो यहाँ पर आके इस एरियाज में सेटल होने लगी। और इसका कारण ये भी था कि बड़े सारे अक्रॉस यूरोप, बड़ी सारी जगह में ये ज्यूज का परसिक्यूशन होता था, उनके खिलाफ बड़ी सारी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज थी, उनको मारा भी जाता था। बड़ी ये लंबी हिस्ट्री है ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड परसिक्यूशन ऑफ ज्यूज, काफ़ी लंबी देर से चल रहा है। तो वो लोग यहाँ पर आके सेटल करने लगे। अब क्या हुआ कि जैसे यूनाइटेड नेशंस ने 1947 में कहा कि यहाँ पर एक हम मतलब जो अरब पॉपुलेशन है, जो पैलेस्टीन की पॉपुलेशन है ओरिजिनल, उनके राइट्स भी सेफगार्ड किए जाएं, और जो ज्यू पॉपुलेशन है उनके राइट्स भी सेफगार्ड किए जाएं, और एक ब्रॉडली एक टू स्टेट सोल्यूशन जैसी दिखने वाली बात वो करने लगे कि दोनों के बीच में डिवीजन होना चाहिए। और यहाँ पर जो जेरूसलम है, ये देखिए जेरूसलम, ये वाली जो सिटी है जेरूसलम, यहाँ पर बेसिकली एक डिवीजन हो जाना चाहिए और सिटी को दो भागों में आप डिवाइड कर दें, ईस्ट जेरूसलम कर दें और वेस्ट जेरूसलम कर दें। इसके सेंटर में जो है जेरूसलम में क्या है कि एक मॉस्क है जिसको अरब बोलते हैं अल अक्सा मॉस्क, ये उनका सबसे होली माने जाने वाला मॉस्क है, और उनको ये मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मानते हैं, मतलब कि वर्शिप के लिए वो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। और जो ज्यूज़ हैं वो इसको और नाम से बुलाते हैं और इसको अपना सबसे रिलीजियस होली जगह मानते हैं। इसका एक सिंपल सा बैकग्राउंड अगर आप समझें कि जो ज्यूज़ हैं ये ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल में विश्वास करते हैं, जो क्रिश्चियंस हैं वो न्यू टेस्टामेंट ऑफ बाइबल में विश्वास करते हैं, जो मुस्लिम्स हैं इस्लाम धर्म को मानने वाले वो कुरान शरीफ में विश्वास करते हैं, और कुरान शरीफ इन लार्ज पार्ट बाइबल के ऊपर बनी है, मतलब बाइबल के ओरिजिनल जो उसमें बिलीव्स हैं वो कुरान शरीफ में है इन लार्ज पार्ट। माने कि ये तीनों धर्म के बहुत सारे शेयर्ड बिलीव्स हैं एक्चुअली, और ये एक दूसरे के ऊपर आइट्रेशंस करके बने हैं। और आप देखिए कि इस वजह से जो ज्यूज की रिलीजियस होली साइट है वो मुस्लिम्स की भी रिलीजियस होली साइट है। इस तरह के हिस्टोरिकल उसके अंदर फैक्ट्स हैं, तो वो काफ़ी कंटेस्टेड फैक्ट्स हैं कि किसकी रिलीजियस होली साइट है, तो जेरूसलम के ऊपर किसका कब्जा होगा या किसका पोजेशन होगा या कौन वहाँ पे रहेगा। अब 1947 के अंदर यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि भाई साहब यहाँ पे दोनों रहने चाहिए। और 1947 के बाद क्या होता है, इस डिक्लेरेशन के बाद जो इजराइल है उस टाइम पर अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर देता है
इसराइल अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर देता है और उसके साथ ही अगले मतलब विद इन 1 ईयर यूनाइटेड नेशंस उसको एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री ऑब्जर्व कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है और नोट कर लेता है। तो यहाँ पर होती है 1948 के अंदर अब अरब इजरायली वॉर। जैसे ही इसराइल डिक्लेयर करता है अपनी इंडिपेंडेंस, अगले दिन 5 अरब कंट्रीज अटैक कर देती हैं इसराइल के ऊपर। और इस लड़ाई के अंदर जो ये 5 कंट्रीज बुरी तरह से हार जाती हैं। और उसमें क्या होता है कि ये जो वेस्ट बैंक का रीजन है इसका कंट्रोल बचता है जॉर्डन के पास, और ये जो गाजा पट्टी है, गाजा स्ट्रिप, इसका कंट्रोल बचता है इजिप्ट के पास, और बाकी सारा एरिया जो है वो इसराइल ले लेता है। इसको अरब्स याद करते हैं नकबा की तरह, मतलब ये ग्रेट ट्रेजेडी की तरह, और इसराइल इसको बोलता है फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसके बाद फिर होती है 1967 में लड़ाई। 1967 के अंदर क्या हुआ है कि इसराइल की लड़ाई होती है इजिप्ट के साथ, जॉर्डन के साथ, सीरिया के साथ। और यहाँ पर फिर लड़ाई के अंदर जो इसराइल है वो लड़ाई सिग्निफिकेंटली जीत जाता है, और ये जो सारा एरिया है जो वेस्ट बैंक का और ये जो गाजा पट्टी का, ये सारा टेक ओवर कर लेता है। रादर इजिप्ट का भी कुछ एरिया ले लेता है जाके, जो आगे सिनाई पेनिनसुला है इजिप्ट के पास, और सीरिया के पास जो इनके इन मतलब सीरिया का भी कुछ एरिया ये टेक ओवर कर लेता है। तो गोलान हाइट्स करके एरिया है जो सीरिया का, और वो भी टेक ओवर कर लेता है इसराइल। तो इस तरह होती है 1967 वॉर, इसराइल इनके साथ भी जीत जाता है। फिर बाद में क्या होता है कि 2005 में इसराइल यूनिलैटरली अपने आप जो एक इजिप्ट के साथ पैक करता है, और जो सिनाई पेनिनसुला का एरिया जो इजिप्ट का है उस वो वापस इजिप्ट को दे देता है, और ये गाजा स्ट्रिप से विड्रॉ कर लेता है अपना जो कंट्रोल है, जो फिजिकल कंट्रोल, मिलिट्री विड्रॉ मतलब बेसिकली नॉमिनल कंट्रोल विड्रॉ कर लेता है। अभी भी आज की डेट में भी गाजा और वेस्ट बैंक के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है इसराइल का, और इसलिए यूएन उसको इसराइल एडमिनिस्ट्रेड ही मानता है। लेकिन ये एक नॉमिनली विड्रॉ कर लेते हैं गाजा से, और यहाँ पर एक उसके बाद 2005 के बाद, दैट इज 2006 से यहाँ पर एक हमास की गवर्नमेंट आ जाती है। हमास की गवर्नमेंट आ जाती है गाजा में। अब जो हमास की गवर्नमेंट है ये बेसिकली इसराइल हमास को टेररिस्ट्स बोलते हैं, ठीक है। और हमास का इसराइल के साथ इसके बाद खूब सारी लड़ाइयाँ होती हैं, 3-4 मेजर कन्फ्लिक्ट्स होते हैं हमास और इसराइल के। इसके अंदर ऑब्वियसली इन कन्फ्लिक्ट्स के अंदर इसराइल की पावर बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारे पैलेस्टीनियन जो लोग हैं वो मरते हैं। और इसका जो कारण है बेसिकली वो एक, आप देखिए कि इसराइल ने सराउंड किया हुआ है इस एरिया को भी और इस एरिया को भी, और हेविली एडमिनिस्टर किया हुआ है। यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है, और लोग भूखमरी से मर रहे हैं। आज की डेट के अंदर तो यूएन उसको ऑब्वियसली जीनोसाइड डिक्लेयर कर चुका है कि ये इसराइल यहाँ पर जीनोसाइड कर रहा है, यहाँ पर मतलब एक लार्ज एथनिक लेवल के ऊपर क्लेंजिंग कर रहा है, लोगों को सिस्टमैटिकली मार रहा है, ऐसा यूएन की बॉडीज ने कहा है, और ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन है। और इनफैक्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बेंजामिन नेतन्याहू को, जो कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको वॉर क्रिमिनल भी डिक्लेयर किया हुआ है, इंटरनेशनली वांटेड वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया हुआ है। और अब यहाँ पे क्या होता है कि ये हमास इसराइल कन्फ्लिक्ट्स चलते जा रहे हैं। अब इसके अलावा और भी मुद्दा है कि इसराइल जो है वो मतलब जो ओरिजिनल आइडिया था कि भाई इसराइल इतने एरिया में रहेगा और पैलेस्टीन इतने मतलब जो अरब्स इतने एरिया में रहेंगे, उसको उसके साथ मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट 2022 से पहले भी करता रहा, 2022 से काफ़ी एग्रेसिव तरीके से जो बाकी के बचे हुए एरियाज हैं वो गाजा के अंदर हैं या वेस्ट बैंक के अंदर हैं, उसमें सेटलमेंट कर रहा है। ईस्ट जेरूसलम को वो ये ऑलरेडी टेक ओवर कर चुका है 1967 वॉर के बाद ही, और भी सेटलमेंट कर रहा है, लार्ज स्केल पे सेटलमेंट कर रहा है। और सेटलर वायलेंस भी है, जो यहाँ पे ट्रेडिशनल रहने वाले लोग हैं जो पहले वेस्ट बैंक में या गाजा में रह रहे हैं, उनके खिलाफ सेटलर्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा वायलेंस भी होती है अरब्स के अगेंस्ट। तो ये लार्ज स्केल पे ये रियलिटीज़ और काफ़ी कंसिस्टेंट तरीके से चल रही है। तो इसमें अब क्या हुआ कि 2023 में 7 अक्टूबर को हमास ने इन कंडीशंस के अंदर चलते एक लार्ज स्केल अटैक किया इसराइल के ऊपर, जिसमें कोई तकरीबन 1200 जो इजरायली सिटीजन्स हैं वो मर गए, और 251 इजरायली सिटीजन्स को ये
कैप्चर करके, किडनैप करके जो हमास वाले हैं ये ले गए अपनी सीक्रेट डेस्टिनेशंस पे और ले गए। इसके बाद इसराइल ने एक ऑल आउट वॉर डिक्लेयर कर दी हमास के ऊपर। अब उसके बाद से एक सिग्निफिकेंट ब्लॉकेड चल रहा है, ये लगातार वॉर चल रही है। और अभी रिसेंटली इसमें सीज फायर हुआ था, लेकिन मतलब सीज फायर हुए को तकरीबन आप लगा लीजिए 2-2.5 महीने हुए हैं, लेकिन इसमें भी इसराइल बहुत सारी 100 से ज़्यादा वायलेशंस कर चुका है ऑलरेडी और लोगों को मार चुका है। तो हालांकि कहने में ये सीज फायर हुई हुई है, और जो इसराइल ने अटैक किया उसमें लैक्स एंड मिलियंस ऑफ लोग डिस्प्लेस हुए एंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स टू लैक्स मर भी चुके हैं। और सिस्टमैटिक लार्ज स्केल पे जो भूखमरी से बिकॉज ऑफ इसराइल्स ब्लॉकेड्स, जो ये और कोई भी खाना पानी रिलीफ मटेरियल पहुंचने नहीं दे रहा है, उसकी वजह से मर चुके हैं और अभी भी मर रहे हैं। तो सिचुएशन काफ़ी डायर है। और अब मतलब दिस इज दी सिचुएशन, ये इसका बैकग्राउंड है इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट का कि आज की डेट में हम कहाँ पे हैं। अब इस बात को देखते हैं ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के नज़रिए से कि सब अपने अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं। अब इसमें एक तो है ईरान एंड इट्स प्रॉक्सीज का, मतलब ईरान जो है, जो कि एक रीजनल पावर है, उसके मिलिशिया हैं, मतलब उसके द्वारा सपोर्टेड मिलिट्री ग्रुप्स हैं, जो कि यहाँ पे लेबनान के अंदर, लेबनान एक कंट्री जो नॉर्थ ऑफ इसराइल हो गई, वहाँ पे हिजबुल्ला करके ईरान के प्रॉक्सी से, ईरान के द्वारा सपोर्टेड है। और हमास जो कि पैलेस्टीन के अंदर हमने बात की, गाजा स्ट्रिप के अंदर, वो भी ईरान के द्वारा सपोर्टेड है। उसको आर्म्स एंड एम्यूनिशन ट्रेनिंग या उसके साथ अलाइनमेंट ईरान का है। और येमेन के अंदर हाउथीज जो ग्रुप हैं, उसके अंदर भी ईरान का सपोर्ट है। माने कि ये जो ग्रुप्स हैं ये ईरान के इन्फ्लुएंस का एक्सटेंशन है। और इसराइल बेसिकली इस वजह से भी और पहले से भी ईरान के साथ भी डायरेक्ट लड़ाई में है। आप देखिए कि ईरान के साथ भी एक कुछ दिनों की वॉर हुई जिसके अंदर यूएस और इसराइल ने ईरान के अंदर मल्टीपल साइट्स पे बॉम्बिंग की, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर साइट्स पे बॉम्बिंग कर दी, राइट। तो ये इसका एक और एंगल है इसी इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट का। इसमें ईरान का भी इन्फ्लुएंस है और ईरान का भी स्टेक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखते हैं कि जब अभी रिसेंटली ईरान के अंदर काफ़ी सारे प्रोटेस्ट्स चल रहे हैं और यूएस ने धमकी भी दी है कि ईरान के अंदर वो डायरेक्ट इंटरवेंशन कर लेगा, ऐसा प्रोटेस्टर्स को उन्होंने बोला, ईरान के अंदर ये प्रोटेस्टर्स हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया, यूएई और अदर कंट्रीज ने बोला है कि ऐसा मत करो, ईरान के अंदर इंटरवेंशन मत करो। क्योंकि अब ये जो इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसके चलते कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, जो बाकी की कंट्रीज हैं, कुवैत, ये सब कंट्रीज को लगने लगा है, इजिप्ट जैसी कंट्रीज को भी, कि इसराइल बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो रहा है और आगे चल के इसराइल एक लोकल हेगेमनी क्रिएट कर देगा। मतलब कि एक मोनोपोली पावर बन जाएगा यूएस के द्वारा बैक्ड, और हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। इसलिए ये वाली जो कंट्रीज हैं ये भी चाहती हैं कि जो ईरान के ऊपर अटैक ना हो और एक पीसफुल से रेजोल्यूशन जल्दी से हो जाए। जो बोर्ड ऑफ पीस के द्वारा, इनका भी वेस्टेड इंटरेस्ट है कि इसराइल को और पावर ना मिले। वो इस कारण के चलते भी है कि यहाँ पर जो कतर करके कंट्री है इस एरिया में, यहाँ पे कतर के ऊपर इसराइल ने एक डायरेक्ट अटैक कर दिया था, कतर के अंदर एक बॉम्बिंग कर दी थी इस जस्टिफिकेशन के साथ कि यहाँ पे हमास के कुछ लोग थे। और मतलब जो ये सऊदी अरेबिया और अरेबिक कंट्रीज हैं, ये इसको इसराइल का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस और थ्रेट की तरह देख रहे हैं कि आज कतर है, कल हो सकता है सऊदी अरेबिया, यूएई या किसी और कंट्री के ऊपर ये कर दे। तो इसलिए इन कंट्रीज का इंटरेस्ट है इसराइल की पावर ना बढ़ने देने में, राइट। तो एक ये भी और इसमें जियोपॉलिटिकल एंगल इसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा हमारे पास जो अलग अलग कंट्रीज का, इंडिया का क्या इंटरेस्ट है उसको भी हम देखते हैं। तो अब इंडियन पॉलिसी के ऊपर अगर हम आते हैं कि इंडिया का क्या इंटरेस्ट है, इंडियन पॉलिसी की क्या रिक्वायरमेंट है। इंडिया ने हिस्टोरिकली 2 स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट किया है। हिस्टोरिकली इंडिया ने बोला है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी और अभी भी मल्टीलैटरल एजेंसीज, वो बेशक एससीओ हो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या ब्रिक्स हो,
तो उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रिसेंटली भी इंडिया ने वोट किया है टू स्टेट सोल्यूशन के लिए और बोला है कि जो ये इजराइल रेड वॉर हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। हालांकि इंडिया इजराइल के साथ बहुत क्लोज एलाई के तौर पे खड़ा है, फिर भी मल्टीलैटरल एजेंसीज के अंदर और पहले यूएन के अंदर इंडिया का पोजीशन टू स्टेट सोल्यूशन को लेके ही है और इंडिया ने वॉर को कंडेम भी किया है। तो अब ये इंडिया का ऑफिशियल पोजीशन है, लेकिन हम देखें इसके साथ साथ इंडिया का एक बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर है इजराइल। ये सारे खूब सारे आप देखिए, ये पॉपाई, पीजीएम, डर्बी, एएम, एमएफ स्टार, रेडार, ये लंबी सी लिस्ट है। फैल्कन हो, स्पाइक एटी, आप देखिए मोटी बात इससे आपको ये पता लगती है कि बहुत सारे अलग अलग हथियार हम इजराइल से ले रहे हैं और इजरायली इंटेलिजेंस के ऊपर भी रिलायंस है इंडिया का। इसके अलावा अभी जो पाकिस्तान के साथ हमारी एक ब्रीफ वॉर हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के साथ, उसके अंदर इजराइल ने हमको सपोर्ट किया और इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा। अपार्ट फ्रॉम रशिया, इजराइल ने हमको सपोर्ट किया। तो डिफेंस इक्विपमेंट के साथ भी और इंटेलिजेंस के साथ भी। तो हमारा एक क्लोज एलाई है इजराइल। तो हमको एक इंडिया को जो पोजीशन है कि हम एक जस्ट सोल्यूशन चाहते हैं, और जस्ट सोल्यूशन कहने से हमारा मतलब है अभी तक तो टू स्टेट सोल्यूशन की ही हम बात कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब इंडिया आगे जाके ये बोर्ड ऑफ पीस का पार्ट बन जाएगा? ये आगे वहां पर पीस लाने के लिए, क्योंकि हम कह रहे हैं वहां पर शांति होनी चाहिए, तो क्या ये डोनाल्ड ट्रंप लेड बोर्ड ऑफ पीस का हम पार्ट बन जाएं इस जस्ट सोल्यूशन को लाने के लिए? तो इस बात को देखते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है इसकी बड़ी सारी इम्प्लीकेशंस है। जो ओरिजिनल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का बोर्ड ऑफ पीस का आइडिया था 2025 में, जो नवंबर में पास हुआ, उसका 3 फेज प्लान था। उसका प्लान 3 फेजेस में था। फर्स्ट फेज में प्लान था कि पहले तो सीज फायर हो जाए, फिर दूसरा सेकेंड फेज के अंदर हमास जो है उसको डिसआर्म किया जाए, और इजराइल विड्रॉ करे, अपने जो सारे इजरायली ऑक्यूपाइड टेरिटरी है पैलेस्टीन के अंदर उससे विड्रॉ करे, इजराइल का विड्रॉल इंश्योर किया जाए। और तीसरा जो री बिल्डिंग एक्सरसाइज है ऑफ गाजा एंड वेस्ट बैंक, वहां पे किया जाए, मतलब कि उनको जो डिवास्टेशन हुई है इतनी सारी वॉर से उसको रीबिल्ड किया जाए उन एरियाज को। ये 3 फेज प्लान था। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा प्रपोज जो बोर्ड ऑफ पीस है, ये इस 3 फेज प्लान को इंप्लीमेंट करने के अलावा भी बड़ा कुछ बातें कर रहा है, ग्लोबल पीस की, ग्लोबल ऑर्डर की, और सिर्फ पीस ही नहीं, कहीं भी इंटरफेरेंस की, यूएस लेड कोई भी एजेंडा हो उसको परस्यू करने की बात हो सकती है। तो वाइल इंडिया डज सपोर्ट द टू स्टेट सोल्यूशन, और ये बात ठीक है कि पीस होनी चाहिए वहां पर, और ये 3 फेज का प्लान भी ठीक लग रहा है सुनने में, लेकिन अगर इंडिया इस बोर्ड ऑफ पीस का पार्ट बन जाता है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लेड, तो उसके और भी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। और वो ये है कि एक तो हम $1 बिलियन दे दें, है ना, और फिर कल को किसी बात पे हमने मतलब डिसएग्रीमेंट करते हैं, यूएस के साथ क्लोजली अलाइन नहीं करते, वो हमारी मेंबरशिप को रिसाइंड कर देते हैं, है ना, हमें तो दी पैसे का नुकसान हो जाता है। दूसरा, यूएस के हमने देखा भी जो ट्रेड वॉर के साथ, और यूएस अपने पार्टनर्स, यूरोपियन पार्टनर्स को किस तरह से ट्रीट कर रहा है और इंडिया पे किस तरह से टैरिफ्स लगाए हैं, उससे हमें ये पता लग रहा है कि यूएस के अगर आप जो पार्टनर नहीं हो तो आपके लिए चैलेंजेस तो हैं वर्ल्ड ऑर्डर में, पर अगर आप यूएस के क्लोज पार्टनर और एलाई हो, ये तो आपके लिए फेटल ही हो सकता है। मतलब कि बुरी चीजों में क्लोज पार्टनर होना और अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी ना होना, अगर आप यूएस के ऊपर बहुत हैविली रिलाई करते हो तो ये तो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर हम इस बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बन के यूएस के साथ बहुत क्लोजली अलाई करने लगे और साथ जो यूएस कह रहा है वो अलाई करने लगे, तो फिर तो हमारे पास इंडिपेंडेंस और भी बहुत कम बचेगी, और हम और भी ज्यादा वनरेबल हो जाएंगे यूएस के विम्स एंड फैंसीज के लिए। कल को वो जो भी कह दें उठा के उनका जो मन करे, तो हम तो और भी ज्यादा वनरेबल हो जाएंगे। तो हमारा जो अपना स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है वो एक अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करने में है कि यूएसए के साथ हमारी पार्टनरशिप है, ठीक है, चलती रहे, लेकिन इसके अलावा चाइना के साथ जो फ्रोजन हमारे रिलेशनशिप्स हैं उसको हम धीरे धीरे अनफ्रीज करें, जैसे हम ऑलरेडी कर रहे हैं।
और इसके साथ अपने म्यूचुअली बेनिफिशियल एरियाज के अंदर हम पार्टनरशिप को बढ़ाएं। इसके अलावा रशिया के साथ भी सॉलिड पार्टनरशिप बना के रखें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूरोपियन यूनियन के साथ हम अपनी जो इंटीग्रेशन, पार्टनरशिप, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इसको सॉलिडिफाई करें, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को भी सॉलिडिफाई करें। और आप देखते हैं कि आज की न्यूज़ में ये जो हम खबर पढ़ रहे हैं वो ये है कि बहुत बड़ी इंडिया और ईयू का एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है, जो कि 2 डेकेड्स की एक मतलब जद्दोजहद एक एफर्ट थी 2 डेकेड्स की, और उसके बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और ईयू के बीच में, यूरोपियन यूनियन के बीच में साइन हो गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसके बाद हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स के लिए भी क्लोजर जा सकते हैं और यही हमको करना चाहिए, ये हमको सूट करता है। हम एक यूएस के पपेट बन जाएं बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बन के, तो ये इंडिया को स्ट्रैटेजिकली सूट नहीं करता, क्योंकि हमारी वनरेबिलिटी और भी ज्यादा हो जाएगी। कल को डोनाल्ड ट्रंप उठा के कुछ भी बोल दे, अगर हमारी इकोनॉमी और सिर्फ यूएसए के साथ ही क्लोजली इंटीग्रेटेड है, उसी पर डिपेंडेंट है और डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, तो हमारी वनरेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमें काफी नुकसान हो सकता है उसके साथ फिर कभी भी फ्यूचर में डिसएग्रीमेंट करने से। तो ये तो रही बात अब बोर्ड ऑफ पीस की। अब क्वेश्चन है 2 स्टेट सोल्यूशन, क्या क्या इसराइल और जो पैलेस्टीन का कन्फ्लिक्ट है, ये जो बोर्ड ऑफ पीस की बात हो रही है, इसमें एक तो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं स्क्रीन पे लिखने के लिए, पेन कलर वाइट कर लेते हैं। तो ये जो बात हो रही है, क्या अब ये जो बोर्ड ऑफ पीस है इससे हमें 2 स्टेट सोल्यूशन मिल जाएगा? मोस्ट लाइकली नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसके अंदर जो आप मेंबरशिप देखें, कौन कौन लोग अपॉइंट हुए हैं, जैरेड कुशनर जो कि सन इन लॉ हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो अपॉइंट हुए हैं। फिर ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं यूएस के, मार्को रूबियो है ना, वो अपॉइंट हैं। फिर ये मिस्टर विटकॉफ करके हैं, वो हैं। और टोनी ब्लेयर को भी जगह दी हुई है, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, और पर्सनल कैपेसिटी में इनका मेंबरशिप है। और ये रिस्पॉन्सिबल थे वो डिजास्टर्स वॉर के लिए जो इराक के ऊपर की गई विदाउट एविडेंस, और कोई जो वहाँ पे केमिकल वेपन्स भी नहीं मिले, तो ये जो मतलब एकदम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऑर्डर के अगेंस्ट, और मतलब गलत रीजंस के लिए, वहाँ के ऑयल को कंट्रोल करने के लिए जो इराक में जो वॉर की गई, वो टोनी ब्लेयर के द्वारा लेड थी, और उसके साथ कितना रीजनल इंस्टेबिलिटी हुआ। तो बेसिकली इसमें इस तरह के आप और भी लंबी लिस्ट देखेंगे कौन किस तरह के लोग इसमें अपॉइंटेड हैं बोर्ड ऑफ पीस के अंदर, और आगे जो पैलेस्टीनियन एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर जो कि सब बॉडी है बोर्ड ऑफ पीस की। तो ये सारे हेवीली प्रो इजरायली लोग हैं। ये सारे ऐसे लोग हैं जिनका कि कोई पीस और मतलब पीस और अच्छे सॉल्यूशंस को लेके कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये प्रो अरब तो बिल्कुल भी नहीं है, इनका बैलेंस्ड अप्रोच भी नहीं है। इस तरह के लोग स्टैक किए गए हैं इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर। पैलेस्टीनियंस का गुड रिप्रेजेंटेशन है नहीं इन बॉडीज के अंदर। ये कितना इफेक्टिव होगी ये बॉडी इन एक्चुअली अचीविंग द 2 स्टेट सोल्यूशन? ये करना भी चाहते हैं, उनकी इंटेंशन पे भी क्वेश्चन है, किस तरह के लोग रिप्रेजेंट करके बोर्ड पे डाले हैं, उससे क्वेश्चन रेज होता है कि क्या एक्चुअली ये अगली स्टेट, हमास को तो चलो ये डिसआर्म कर देंगे, पर क्या इजराइल को ये एक्चुअली में फोर्स करेंगे अपने ऑक्यूपाइड टेरिटरी से पीछे जाने के लिए? इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन है, करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन किस तरह के लोग अपॉइंटेड हैं, उनका पर्सनल रिकॉर्ड तो है नहीं कोई बैलेंस सोल्यूशन बात करने को लेके, या फिर कोई प्रो अरब सोल्यूशन भी बात करने को लेके, ऐसे कोई इनका रिकॉर्ड नहीं है। तो 2 स्टेट सोल्यूशन क्या ये बोर्ड ऑफ पीस इंश्योर करेगा? इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस हैं। लाइकलीहुड है शायद नहीं करेगा। अब हम देखें इससे हम्बलिंग लेसन्स क्या हैं। आप देखिए लगातार पैलेस्टीन के ऊपर बहुत देर से, जो पैलेस्टीन में रहने वाली अरब पॉपुलेशन है उसके ऊपर जो जीनोसाइडल अटैक, जो जीनोसाइड, ब्लेटेंट वायलेशंस ऑफ वॉर, विमेन, बच्चों को जिस स्केल पे मारा गया है, जिस क्रूएल्टी के साथ मारा गया है, और अभी भी जिस स्केल के ऊपर वो हो रहा है, ये चली जा रहा है। और आगे की कोई गारंटी नहीं है कि ये एक्चुअली इफेक्टिवली सॉल्व हो जाएगा। जिस तरह की सॉल्यूशंस की बात की जा रही है जिन लोगों के द्वारा, ये कोई इफेक्टिव सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने की गारंटी नहीं है। तो ये किस तरह का वर्ल्ड है जिसमें हम जी रहे हैं? हम इससे एक बात को सीख सकते हैं कि पावर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एथिक्स या जस्टिस आप अगर बात करें वर्ल्ड में,
ये कोई इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। हिस्ट्री हमें यही सिखाती है कि एथिक्स या जस्टिस तभी प्रिवेल करता है व्हेन द पावरफुल वांट टू इंश्योर जस्टिस। बट अगर आपके पास पावर नहीं है तो कोई एथिक्स या कोई जस्टिस नहीं चलता। ये हिस्ट्री के लेसन से हमने बार बार ना सिर्फ इसराइल पैलेस्टीन में बल्कि वर्ल्ड ओवर सीखा है। इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात यह है सीखना कि हम ये समझें कि पावर इक्वेशंस कैसे चलती है, पावर किन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू फ्लो करती है, किस तरह से हम एज अ कंट्री एज अ सिटीजन अपने आप को ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं, ताकि अगर आप एथिक्स या जस्टिस में विश्वास रखते हैं तो आप उस बात को इन्फोर्स कर पाएँ। सिर्फ सही गलत समझना अपने आप में संपूर्ण नहीं है। आपको पावर कैसे चलती है को भी समझना होगा। बिकॉज़ एथिक्स एंड जस्टिस ओनली प्रिवेल्स व्हेन द पावरफुल डिज़ायर इट। दैट इज़ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। तो इस डिस्कशन के अंदर हमने बोर्ड ऑफ पीस की और इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की बात की है, और आगे अगली वीडियो के अंदर हम और जीडीपी टॉपिक्स को कवर करेंगे।